सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे। मुख्यमंत्री धामी, मुख्य सचिव और जिला अधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा की व्यवस्थाओं को देखेंगे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। एनआईसी ने केदारनाथ से सीधे सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपी कैमराज लगाए हैं। इन कैमरे के जरिए पूरे केदारनाथ समेत 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर राजधानी देहरादून से ज्योत्सना। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक आता है केदारनाथ धाम, और जाहिर तौर पर अक्सर हम देखते हैं कि जब जब मौका लगता है प्रधानमंत्री केदारनाथ में दर्शनों के लिए भी आते हैं, और इस बार पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वो किसी से छुपी नहीं है अनुज। प्रधानमंत्री बनने से पहले, राजनीति में प्रवेश करने से पहले हमेशा से वो केदारनाथ धाम आए, उन्होंने वहाँ साधना की है और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था हमेशा से बरकरार रही है। और जब उन्हें मौका मिला कुछ करने का, तो वो बिल्कुल उससे पीछे नहीं हटे। जो उनका अपना एक ड्रीम था केदारनाथ धाम को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि केदारनाथ में क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से वहां का डेवलपमेंट हो सकता है, कौन सा विजन वहां पर काम आएगा, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट वहां पर कैसे होंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी एक इत्तेफाक था कि 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम में जबरदस्त कह सकते हैं कि नुकसान हुआ था, और 14 में प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, और उसके बाद से लगातार वहां पर काम चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का विजन है वहां पर साफ दिखता है। जिस तरीके से हम अगर पैदल मार्ग की बात करें, या हम मंदिर कैंपस की बात करें, घाटों की बात करें, जो वहां पर सेफ्टी वॉल बन रही है उनकी बात करें, उसकी सुरक्षा की बात करें, प्रधानमंत्री खुद ड्रोन के माध्यम से हर महीने वहां के कामकाज की मॉनिटरिंग करते रहे हैं, और राज्य सरकार भी लगातार अपडेट कराती रही है। अब प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम जो किया है, और बद्रीनाथ धाम में भी काम शुरू हो गया नए मास्टर प्लान के तहत। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो केदारनाथ धाम के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हम 4 धामों की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। लोग उस गुफा में भी रहना चाहते हैं जहाँ प्रधानमंत्री ने भी एक रात स्टे किया था। और राजनीति में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री उस इलाके में बहुत लंबे समय तक रहे थे। तो कुल मिला के पूरी स्थिति को देखें कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि के कारण उत्तराखंड का पर्यटन भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों की आर्थिकी, यहाँ का पर्यटन माना जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और 2 साल कोविड के थे, हालांकि यात्रा तो चली लेकिन बहुत सिंबॉलिक चली। उस हिसाब से कम लोग आए, बहुत प्रिकॉशन के साथ आए। इस बार यात्रा एक व्यापक तरीके से शुरू होने जा रही है। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही तो राज्य सरकार भी तैयारी में कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे सुरक्षा की बात हो, पेयजल की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, हर चीज की तैयारी इस समय कह सकते हैं अंतिम चरण में चल रही है। अनुज जी, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बीआरओ ने नागणी जलधार गांव के समीप भूस्खलन जोन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते नगणी गांव के समीप भूस्खलन जोन की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। नगणी जलधार गांव के समीप ऋषिकेश चंबा हाईवे पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। रात के समय
नागनी जड़धार गांव के समीप पहाड़ी पर कटिंग का कार्य होगा ताकि चारधाम यात्रा के दौरान नगरी में भूस्खलन जोन मुसीबत का सबब ना बने। वहीं इस मामले में टिहरी डीएम और एसएसपी का कहना है कि इस अवधि में किसी भी वाहन को रात के समय चंबा से ऋषिकेश और ऋषिकेश से चंबा आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दिन के समय यातायात सामान्य रूप से चलता रहेगा। आपको बता दें कि नगनी जड़धार गांव के पास हाईवे पर पहाड़ों से लंबे समय से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण उक्त स्थानों पर अक्सर यातायात बाधित हो जाता है और कई बार मलबा और पत्थर वाहनों के ऊपर भी गिरते रहते हैं, जिसके तहत टिहरी एसएसपी ने स्थानीय पुलिस को हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों की स्थिति पर निगाह बनाए रखने को आदेश दिए हैं और साथ ही लोगों से विशेष परिस्थिति में मदद के लिए पुलिस से संपर्क में रहने को कहा है ताकि अति आवश्यक वाहनों का आवागमन सुगम हो सके। अच्छा, ये कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? जड़धार में। अच्छा, ये जो पॉइंट है बंद क्यों है ये चलन दिया इसे। अच्छा जी। तो ये बंद कब बंद रहता है, कब खुलता है? 9 बजे रात को बंद होता है, सुबह 6 बजे खुलता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये स्लाइड आई है। अच्छा, तो दिन में खुल जाता है, रात को बंद रहता है? जी। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सरकार चारधाम यात्रा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा सभी मुकम्मल तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी पूर्ण रूप से नहीं की है, जिसका खामियाजा चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक चारधाम यात्रा में पेयजल की समस्या, मेडिकल की सुविधा, पंजीकरण के अलावा सड़कों की स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को पौड़ी का दौरा किया है। पौड़ी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री ने पेशावर कांड के महानायक क्रांतिवीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित किए गए क्रांति मेले में शिरकत की है और महानायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है और देश के लिए बलिदान देने वाले शूरवीरों के परिजनों को इस मौके पर सम्मानित किया गया है। मौसी चोपड़ा कोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पेशावर कांड के महानायक कहे जाने वाले महान क्रांतिकारी स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटिश हुकूमत में रॉयल गढ़वाल राइफल में हवलदार मेजर थे। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उन्होंने हथियार न उठाते हुए अंग्रेज हुकूमत के उन निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे निहत्थे पठानों ने अंग्रेजों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन क्रांतिकारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में बंदी बना दिया था। हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है और जानवरों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम प्रयास करें इस क्षेत्र में लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति का मामला गर्माता जा रहा है। जहां राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAIFS अफसर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू करवा दी है, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि केवल अधिकारियों की ही नहीं आय से अधिक संपत्ति पर जांच होनी चाहिए, बल्कि प्रदेश के तमाम ब्यूरोक्रेट्स के अलावा सभी नेता और सफेद पोशों की भी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेताओं के मुताबिक राज्य सरकार पहले से ही इसकी पक्षधर रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी की जांच निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। बिल्कुल इस तरह के मामलों में पिक एंड चूज नहीं चलता, और पिक एंड चूज चलता है तो फिर वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान और कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। तो ऐसे में कहीं आप एक IAFS को टारगेट करें और दूसरे जो IAS PCS यहाँ पर बस गए हैं, और ना केवल खुद बसे हैं, अपने प्रदेशों के लोगों को उन्होंने यहाँ विभागों में जिस तरह से एंट्री दिला रखी है। आप कहीं भी सचिवालय या विधानसभा के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको उत्तराखंड के युवा कम और गोंडा, बस्ती और बलिया के लोग ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में संपत्ति की जांच न सिर्फ अधिकारियों की, कर्मचारियों की, बल्कि नेताओं की भी बननी चाहिए, क्योंकि 20-22 साल उत्तराखंड को मात्र बने हुए हो रहे हैं, लेकिन आज उत्तराखंड की भूमि ऐसा लग रहा है कि गिरवी रख दी गई है, भूमाफियाओं के संरक्षण दिया जा रहा है, और तमाम तरह से जहां से भी जो जिस चीज को नोच खसोट पा रहा है उससे अपने खजाने भर रहा है। यहाँ के संसाधनों पर यहाँ की जनता का अधिकार है, ना कि राजनेताओं का। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस बात की पक्षधर है कि चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, उसको अपनी आय की संपत्ति का ब्यौरा जरूर देना चाहिए। उधम सिंह नगर में नगरपालिका बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला है, और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक के दौरान जमकर लात घूसे तक चले। यहां नजारा किसी गली मोहल्ले में हो रही लड़ाई का नहीं, बल्कि जसपुर नगर पालिका का है, जहां पर पालिका मेंबर्स आपस में इस कदर भिड़ गए कि उन्हें अपने पद और दायित्वों का ख्याल तक नहीं रहा और एक दूसरे से मारपीट और कपड़े फाड़ने तक को आमादा हो गए। इस अहम बोर्ड बैठक में जसपुर चेयरमैन समेत अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। आलम तो ये था कि जोरदार हंगामे के चलते पालिका बोर्ड चेयरमैन को नगर पालिका से भागना पड़ा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।
नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आगामी 24 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के उत्तराखंड दौरे से कई अहम कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और साथ ही सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना आगे बढ़ाई जाए उस पर भी मंथन किया जाएगा। मदन कौशिक ने बताया है कि मुख्यमंत्री धामी के चंपावत सीट पर उपचुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैदान में उतारा जाएगा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के आने से बीजेपी आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप देने जा रही है। होता है महामंत्री संगठन का 2 दिन का है, 23 को आएंगे और 24 को जाएंगे। संगठन की विभिन्न तरह की 3-4 बैठकें होंगी और बैठकों में जो संगठन में आगे क्या कार्यक्रम होने हैं, पीछे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बिजली कटौती पर कांग्रेस धामी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने पहले ही महंगाई और बेरोजगारी का दंश दे रखा है और अब गर्मियों के मौसम में बिजली की आंख मिचौली पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था पावर ग्रिड के जरिए राज्य सरकार कर रही है, लेकिन गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बिजली के उत्पादन में कमी हो जाती है और खपत बढ़ने लगती है, जिसके चलते राज्य में बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने आशा जाहिर की है कि जल्द ही प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से निजात मिल जाएगी। का यही चरित्र है और उनकी नीति और नीयत में बड़ा फर्क है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के जब वक्त था तो ये वादा किया था कि 24 घंटे जो बिजली की आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो जनता को देने का कार्य करेंगे। आप समझिए अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ये हाल है कि 1 से 6 घंटे कई इलाकों में जो है बिजली की कटौती हो रही है। इसका मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी और आगे जो जितने अधिकारी हैं इसका संज्ञान लेना चाहिए। समीक्षा बैठक आप कर रहे हैं, आपको समीक्षा बैठक में ये समझना होगा कि ये फैसला लेना होगा कि आप कहां से बिजली को लेकर के और कहां पे सप्लाई करने का कार्य करेंगे। आपको कहीं से भी बिजली लेनी पड़े अगर आपकी आपूर्ति में थोड़ा बहुत कमी हो रही है तो, लेकिन जनता से जो आपने वादे किए थे आपको जनता के वादे पूरे करने पड़ेंगे। हरीश रावत जी थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं और बिजली कटौती इस पीक सीजन में थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ही बिजली की किल्लत आई है, 24 या 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सारे प्रयास संभव कर दिए। आगे कोई कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी उत्तराखंड वासियों को। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस ने इन खबरों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बीजेपी के कई नेताओं से हालिया मुलाकात की सुगबुगाहट के बीच उनके बीजेपी होने की चर्चा को बल मिला। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो भी कांग्रेस का नेता बीजेपी की रीति नीति और सिद्धांतों के साथ पार्टी में आकर जनसेवा करना चाहता है, ऐसे तमाम नेताओं का पार्टी स्वागत करती है। जहाँ तक मैं माननीय प्रीतम सिंह जी को जानती हूँ, बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमेशा से आशीर्वाद उनका मिलता रहा है। कांग्रेस की विचारधारा के साथ लगातार मजबूती से, आज से नहीं सालों से खड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती, न माननीय प्रीतम सिंह जी की खाएगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा या षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा ये खबरें चलाई जा रही हैं और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जब हम 11 में सिमट गए थे तब भी आपने देखा
के संग माननीय प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के साथ खड़े थे। आज तो फिर हम 19 विधायकों की पार्टी हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, और ऐसे में प्रीतम सिंह जी कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने विकास के कार्यों पर ध्यान दे, प्रदेश में बेरोजगारी, वनाग्नि और बिजली संकट पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि विपक्षी दलों में सेंधमारी करने का प्रयास करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार देश को दी है, और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार, जिसको लेकर के चाहे जनता हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों के लोग हों, स्वाभाविक रूप से उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ी है। उन्होंने इस जो कार्य हमारी सरकारें जनता के लिए कर रही हैं, इसको लेकर के अनेकों दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी आना चाहे तो हम भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 IAS और 2 PCS के तबादले किए हैं। यह आदेश कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने जारी किया है, जिसके बाद मयूर दीक्षित को उत्तर काशी से रुद्रप्रयाग भेजा गया है। नरेंद्र सिंह भंडारी को जिला अधिकारी चंपावत की कमान सौंपी गई है। अभिषेक रोहिला नगर आयुक्त देहरादून से जिला अधिकारी उत्तरकाशी बनाए गए हैं। हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिला अधिकारी चंपावत भेजा गया है। शिवचरण द्विवेदी को चंपावत गया है। राज्य में बढ़ती गर्मी और लगातार बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं जंगलों के अधिकांश इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर लाखों की वन संपदा हर रोज खाक हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक राज्य सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं किए हैं, और ना ही वन मंत्री का पता है और ना ही विभागीय अधिकारियों का। आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए धरातल पर कोई प्रयास करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के नेता जंगलों में लगी आग की घटनाओं को सामान्य घटना करार देते हुए कह रहे हैं कि वनाग्नि की घटना हर वर्ष गर्मियों के सीजन में होती है। सरकार इससे निपटने के लिए उचित इंतजाम कर रही है। उसको ध्यान में क्या बोल दिया मीडिया के सामने? हम सवाल कह रहे हैं ना कि सुबह मंत्री गायब है, वो आएगा बोलेगा तो घंटी मैंने देखिए, पिछली बार भी यही हुआ था, अगर आपको याद हो तो, कि कई हेक्टेयर जो है जंगल का एरिया वो जल गया था, जिससे लाखों जो है रुपयों का नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा था। इस बार भी वही है। मुझे लगता है जब सरकार को ये पता है कि जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, फरवरी से लेकर के अप्रैल मई जून तक का जो महीना फरवरी एंड से होता है वो जंगलों में आग का होता है, तो ये सरकार जो है उसको कोई व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं करती है। सरकार की पूरी नाकामयाबी है। जिस तरीके से जंगल धधक रहे हैं, उससे प्रदेश में जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान झेलना पड़ रहा है जो एक्सचेकर को, उसके लिए पूरी की पूरी धामी सरकार जिम्मेदार है। और सरकार जल्द कोई कदम ले, क्योंकि जो वन संपदा है, मुझे लगता है उत्तराखंड की वन संपदा हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार चाहे वनों में आग का विषय हो, चाहे जो भी विषय हो, हमारी सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है, और इसको लेकर के हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वनों में आग जहाँ भी जिस क्षेत्र में आग लगती है, उस क्षेत्र के जो वहाँ के डिविजनल ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी प्रकार से वहाँ नुकसान होता है। और पिछले से मुझे लगता है शायद ये जो नुकसान हुआ है, जो पहले से इस समय कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब फिर भी सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का अहम बयान सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पिछले 5 सालों में गैरसैंण में काफी कार्य हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि भोजन से लेकर यहां रहने तक की सभी सुविधाओं में काफी को मिला है। हमारी कोशिश है जो हमारे कर्मचारी गैरसैंण पहुंचे तो वहां पर उनको भी सारी सुविधाएं मिल सकें, इसको लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अध्यक्ष रितु खंडूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी।
ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सल्लू सांप की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम को उनके पास से एक बाइक, 3 किलो 100 ग्राम सल्लू सांप मिले हैं। आपको बता दें कि यह सांप दुर्लभ प्रजाति का सांप है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। वहीं भारतीय बाजार में इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा प्रणाम।